अब विस्तार से खबरें देखते हैं। देखिए, एक वक्त था जब संघ का दर्शन बीजेपी के लिए विजन का काम करता था। देश ने वो देखा जब नागपुर ने फैसला लिया तो दिल्ली में एनडीए सरकार को झुकना पड़ा। हालांकि पिछले 10 साल दिल्ली ऑटो पायलट मोड पर चली। संघ से दूर वाला दुआ सलाम था, क्योंकि कॉकपिट में मोदी की पावरफुल टीम थी, वो भी प्रचंड बहुमत के साथ। मगर अब की बार गठबंधन सरकार के गठन के बाद नागपुर से लेकर जयपुर तक संघ आक्रामक मुद्रा में है और इस बार निशाने पर विपक्ष नहीं, बीजेपी है। वही बीजेपी जो संघ की विचारधारा से पैदा हुई। सवाल है कि राम के नाम पर बीजेपी को आईना क्यों दिखाया जा रहा है? क्या संघ कुछ बड़ा सोच रहा है? आगे का प्लान तैयार है क्या? दस दिन हो गए जब देश ने अपना फैसला सुनाया। लोकसभा में कौन रहेगा, सत्ता कौन संभालेगा, सब क्लियर हो गया। पीएम मोदी विदेश यात्रा पर हैं, G7 ग्रुप में नेताओं से मुलाकात की, गले मिले। लेकिन दूसरी ओर भारत में शुद्ध देसी सियासत की कढ़ाई अब भी गर्म है। आरोप प्रत्यारोप का छौंक लग रहा है। पता नहीं कौन क्या और किसके लिए बना रहा है सियासी व्यंजन। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है। राम सबके हैं, राष्ट्र सबका है और हम आपस में भी सब सबके हैं। कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। अहंकारी, अहंकार, भगवान राम, विचित्र न्याय, सबसे बड़ी पार्टी, पूरा हक नहीं, 241 पर रोका, आनंददायक न्याय। एक तरफ ये शब्द और दूसरी ओर सेवक, अहंकार, प्रतिपक्ष, मर्यादा, असत्य, सहमति, मणिपुर। अब दोनों में कुछ कॉमन दिखा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अहंकार। अब इन शब्दों को बयानों के शक्ल में सुन लीजिए। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता। उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। 3 दिन में दूसरी बार, जी हां, दूसरी बार संघ की तरफ से, संघ के नेता की तरफ से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश की। जो बात नागपुर में मोहन भागवत ने दबी जुबान में कही, उसे जयपुर में खुलकर इंद्रेश कुमार ने दोहरा दिया। जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। सवाल है क्यों बीजेपी और संघ के बीच कड़वाहट बढ़ने लगी? क्यों संघ के नेता खुलकर बीजेपी नेताओं की आलोचना कर रहे हैं? क्या संघ इस बार बीजेपी की टॉप लीडरशिप को कोई संदेश देना चाहता है? चुनाव नतीजों के ठीक बाद अचानक संघ इतना सक्रिय क्यों दिखने लगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या संघ किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है? आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है, और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। जागी रही भावना जैसी प्रभु देखी तीन तैसी। जो कह रहे हैं वो अपना समझे कि उनकी क्या गति रहेगी और क्या गति होगी। जब तक इन सवालों के जवाब तलाशे जाते, इंद्रेश कुमार के बयान पर घमासान मच गया। पक्ष विपक्ष तटस्थ सब संघ बनाम बीजेपी वाली वैचारिक खटपट में गोते लगाते दिखाई दिए। अब इस संगठन में जो कुछ हो रहा है ये व्हिस्लिंग हो रही है, वॉर ऑफ पोजीशन चल रहा है। ग्रैम्शियन टर्म में अगर मैं कहूँ, राम द्रोही कोई नहीं है इंद्रेश जी, थोड़ा नजरिया बदलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को हम मानते हैं जैसे बापू मानते थे। बाकी हो ये है वही जो राम रचि राखा। चाहे अच्छा परिणाम आए, चाहे कम उसमें कहीं के आकलन कम हो, तो उसकी समीक्षा और उसके ऊपर चर्चा जरूर होती है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में
कहाँ क्या कमी रही, इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग बातचीत करेंगे। मोदी सरकार के पिछले 10 साल और इस बार मोदी सरकार के 10 दिन, इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रचंड बहुमत और गठबंधन सरकार का चाल चरित्र चेहरा कैसा होता है। मोदी सरकार के बहुमत वाले 10 साल में न तो पार्टी के अंदर से न ही संघ की तरफ से कभी मुखर आलोचना हो या फिर खुले मंच पर असहमति जताई, लेकिन अब होने लगी, वो भी सबके सामने। सवाल है, ऐसी सिचुएशन के पीछे की वजह क्या संघ को बीजेपी से स्कोर सेटल करने का मौका मिल गया? जब से आपने बयान दिया उसके बाद से लगातार चर्चा चल रही है अहंकारी, क्योंकि जो अहंकार में था वो 241 पर आ गया, जो राम का विरोध कर रहा था वो 230 के आसपास आ गया, सब मिलकर के। तो इसमें तो अल्टीमेटली यही इशारा मिला ना कि 241 पे तो जो बीजेपी आई है। ऐसा है कि जो सत्य है उसको मैंने अल्टीमेट बता दिया है। जिन्होंने राम का विरोध किया वो सत्ता से बाहर हैं, जिन्होंने राम की भक्ति और आस्था दिखाई वह श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के रूप में इस समय सरकार में हैं और उन्हीं के साथ देश आगे बढ़े इसकी शुभकामना करते हैं। ये वो बातें हैं जो पर्दे के सामने, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसके संकेत शायद मिलने लगे। क्या बीजेपी की टॉप लीडरशिप और संघ के बीच विवाद का फायदा किसी और को मिल सकता है? इन खबरों पर चर्चा आगे बढ़ती इससे पहले एक और हेडलाइन आ गई। आरएसएस चीफ मोहन भागवत गोरखपुर पहुंच गए। योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात हो सकती है। कहने को तो ये शिष्टाचार मुलाकात होगी, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसके मायने लगाए जाने लगे। कलह का दूसरा चैप्टर यूपी बीजेपी में भी दिखने लगा। मंथन, मीटिंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वांचल तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक हार की समीक्षा की जाने लगी। चर्चा होने लगी कि बीजेपी हारी या हराई गई या फिर हुआ भीतरघात। हालांकि चर्चा का केंद्र इस वक्त संघ बनाम बीजेपी के बीच वैचारिक मतभेद का है, जो धीरे धीरे मनभेद में बदलता जा रहा है। क्या संघ और बीजेपी के बीच में इतनी गहरी खाई पैदा हो गई है? अगर ऐसा है तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? अब जब सरसंघ चालक के रूप में मोहन राव भागवत जी कोई बात कहते हैं तो एक बड़ी बात है और उसका संदेश बहुत गहरे जाता है, गहरे जाना भी चाहिए कि जो भी संस्कार में संशोधन अपेक्षित है वो भाजपा में राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं को उनका संदेश है कि वो लोग ध्यान में रखें कि संघ क्या चाहता है। बीजेपी के लिए सवाल तो है, घर के अंदर भी, साथियों के भी, और विपक्ष तो मजबूत है ही। लेकिन कहते हैं ना, हर अंत में एक आरंभ छिपा है। आगे विधानसभा चुनाव में जाना है, बीजेपी को वक्त रहते कोर्स करेक्शन करना होगा, वरना जिस तरह की हालत लोकसभा चुनाव में दिखी, अगर ऐसा ही रहा, साथ ही रूठे रहे, तो स्टेट में भी वैचारिक संकट दिखाई पड़ सकता है। तो अंतर्कलह सिर्फ बीजेपी और संघ के बीच नहीं, बल्कि एनडीए के साथी दलों के बीच भी दिखाई देने लगी है और इसका सबसे नया उदाहरण महाराष्ट्र है। इस साल के आखिर में 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव होने, अभी वहां महायुति यानी एनडीए की सरकार है। एकनाथ शिंदे, अजित पवार और बीजेपी मिलकर सरकार चला रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव नतीजे और मंत्रिमंडल बनने के बाद से एनडीए के पार्टनर्स में शायद सब कुछ ठीक नहीं है। अब तो बात आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गई। ऐसे में सवाल है कि क्या महाराष्ट्र चुनाव से पहले महायुति में टूट पड़ जाएगी? जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की आस्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। तो क्या जो बात अब तक विपक्ष कह रहा था, उन्हीं बातों को संघ की तरफ से दोहराया जा रहा है? कांग्रेस ने जिस नतीजे को प्रभु की लीला कहा, उसे संघ न्याय क्यों कह रहा है? सवाल तो इससे आगे का भी है, खासकर महाराष्ट्र के संदर्भ में, क्योंकि संघ ने यहां भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। हेडलाइन पर गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अब संघ ने बीजेपी के फैसलों को भी चुनौती देना, उसका डायसेक्शन करना शुरू कर दिया। आरएसएस के माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संघ के सदस्य रतन शारदा ने लेख लिखा। इसी के हवाले से खबर छपी कि महाराष्ट्र सरकार में अजित पवार को शामिल करने का फैसला गलत था। इस फैसले की वजह से उन बीजेपी कार्यकर्ताओं को झटका लगा
जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ रहे थे। लेट एंट्री वालों के लिए अच्छे नेताओं की अनदेखी की गई। लोकल लीडर्स की बजाय दल बदलुओं को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी मोदी जी के ऑरा को देख रही थी, मगर जनता की आवाज नहीं सुन रही थी। ऑर्गेनाइजर में यह तक लिखा गया कि बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई और अब वो पार्टी विदाउट डिफरेंस बन गई। हमारे पहले में आए 2 सीट, अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ। हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है, जैसे यूपी। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं समझता हूँ। अब जरा महाराष्ट्र में हो रहे सियासी घमासान की क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले एनसीपी को मोदी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं मिला, फिर संघ ने अजित पवार का नाम लेकर बीजेपी के अलायंस पर सवाल उठाए और अब छगन भुजबल ने बीजेपी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, इसमें सीएम शिंदे का वो बयान जोड़ लीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 400 पार वाले विपक्ष के नैरेटिव से नुकसान हुआ। कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन मोदी जी को देश की सेवा करने वाले हैं। मोदी जी ने अपना जीवन जो देश को समर्पित किया है, और 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं लेने वाला प्रधानमंत्री कौन है? तो उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तो क्या ये मान लिया जाए कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गईं? अब की बार महायुति में दरार, सब अकेले चलेंगे सरकार। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता तो लोगों को महाआघाड़ी से आगाह भी करने लगे। महाविकास आघाड़ी के सांसद इनके घर के सामने खड़े रहेंगे कि खटाखट निकालो, आपने झूठ बोल के वोट किया है महिलाओं का, मेरी बहनों को झूठ बोला है। तो ये जो काम इन नेताओं ने किया है, हम जाएंगे महिलाओं के साथ बातचीत करेंगे, हम मेरी बहनों के साथ बातचीत करेंगे, हम आदिवासी समाज में जो झूठ फैला है वहां भी जाएंगे, मागास के समाज में भी हम जाएंगे, हम पूरे महाराष्ट्र में घर घर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार घर छोड़ो अभियान करेगी और झूठा बताया गया उसको पर्दाफाश करेगी। तो बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। मोदी जी हार गए हैं, अमित शाह हार गए हैं, वाराणसी में नरेंद्र मोदी हार गए हैं, और भगवान सब देख रहा है। जहां जहां प्रभु श्री राम का वास्तव्य रहा, वो सभी पवित्र भूमि पर अहंकार का पराभव हुआ है। हालांकि जिस दौरान महाआघाड़ी बनाम महायुति हो रहा था, उसी दौरान उद्धव ठाकरे भी आने वाले चुनाव के लिए एकला चलो वाली स्ट्रेटेजी के संकेत दे रहे थे। सारे 288 सीट पे हम ही लड़ रहे हैं, सो दैट हमारे सारे कार्यकर्ता काम पे रहें और निष्ठावंत रहें और बिल्कुल हाथ से हाथ मिलाकर काम करते रहें। जिस एरिया से अगर शरद पवार जी की पार्टी लड़ती है, कांग्रेस पार्टी लड़ती है, हमारे निष्ठावंत कार्यकर्ता उनके साथ लगे रहें और उनकी भी जीत हमारी जीत होगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का अहम भूमिका हम सब एक साथ निभा रहे हैं। जब बयानों में धार आने लगे, साथियों पर ही सवाल उठने लगे, तो समझ लीजिए कि बात चुनाव की है। महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में चुनाव होने हैं। अब महायुति हो या फिर इंडिया अलायंस वाली महाआघाड़ी, साथियों को साथ लेकर चुनाव लड़ने वाली नाव हिचकोले खाने लगी है। कौन किसके साथ कहां तक जाएगा, कहीं ये सीट शेयरिंग के लिए दबाव तो नहीं, ये भी जल्द पता चल जाएगा।